जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE 181 पर्यावरण अध्ययन की कंप्लीट बुक के सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के MCQs हैं और इम्पोर्टेंट MCQ, वन लाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एक लाइन में आंसर देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी 40 या 50 मिनट की होने वाली है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से पास हो सकते हैं। एक वीडियो में ही कंप्लीट आप पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम देने जाएंगे तो कम से कम मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम इग्नो के फ्री सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो पहले 1500 स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। अगर आप फ्री में सोल्ड असाइनमेंट पाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप फ्री में असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन दोनों कामों को करने के बाद आपको दोनों का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हम आपको आपके सिलेबस के सारे सोल्ड असाइनमेंट हम आपको व्हाट्सएप पर PDF प्रोवाइड करा देंगे। आइए बात करते हैं हम चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं उसके। पर्यावरण शब्द का सही अर्थ क्या है? चारों ओर से घेरने वाला परिवेश। दूसरा MCQ है पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो चार ऑप्शनों में से देखेंगे। पहला है वायु और जल, भूमि और ताप, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, प्रकाश और ताप। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तीन, और ये राइट आंसर होगा, ये हमारा डी होगा। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका नाइट्रोजन होगा जो कि 70% अबो ये मिलती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारी ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अदर गैसेज आती हैं। अगला है सौरमंडल की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें क्या है? ओजोन परत का स्थान नहीं, मौसम संबंधी घटनाएं, उपग्रह की कक्षा और आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा मौसम संबंधी घटनाएं इसमें घटित होती है। और ओजोन परत का स्थान किसमें है? समताप मंडल में। अगर इसके बारे में आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं कि ओजोन परत किस में स्थित होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल की हाइट कितनी होती है? 15 से 50 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर में मिलती है? इस जैसे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की ठोस भारी परत को क्या बोला जाता है? तो इसका आएगा स्थलमंडल। पृथ्वी के कुल जल भाग का कितना प्रतिशत खारा है? तो इसका 97% जो पृथ्वी पर है वो खारा जल है। अगला है भारत सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से संबंधित है? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है वो सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है। सतत विकास में 17 मुद्दे दिए गए हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने दिया है उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है जिसमें थ्योरी प्लस MCQ और वन लाइन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। अगर आप उनको रेफर करते हैं और 14 की 14 चैप्टर की वीडियो देखते हैं तो आप एग्जाम में आराम से 40+ मार्क्स अटैम्प्ट ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगला है 4R के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? पहला रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। तो इसका राइट आंसर होगा रिमूव, ये तीनों इसमें हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो केवल विज्ञान आधारित, केवल सामाजिक, बहुविषयक और केवल तकनीकी। तो इसका राइट आंसर होगा C। अगला है निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वनीकरण। जनसंख्या वृद्धि समस्या है, प्रदूषण समस्या है, जल संकट समस्या है। जो वनीकरण, वन लगाना, वो समस्या नहीं है। अब देखते हैं इस चैप्टर के वन लाइन क्वेश्चन। पर्यावरण वह समग्र परिवेश है जो जीवों को चारों ओर से घेरता है। अजैविक घटक वे घटक हैं जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे कि वायु और जल। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। उत्पादक सूर्य ऊर्जा को बोधन में बदलते हैं। अपघटक मृत जैव पदार्थ को सरल तत्वों में बदलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाता है। स्थलमंडल कृषि और मानव बसाहट का आधार है। जलमंडल पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को दर्शाता है। सतत विकास वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन है। तो ये सतत विकास की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा जागरूक नागरिक निर्माण में सहायक है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। वनों की कटाई पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है। प्रदूषण पर्यावरण की गुणवत्ता को घटाता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। जैव विविधता जीवन की विविधता को दर्शाती है। अगला है चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ वो देखेंगे।
पहला, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, सेना, सरकार, कर, जनसंख्या, भूभाग, सरकार संप्रभुता, संविधान, न्यायालय, सरकार, जनता, भाषा, संस्कृति और जनसंख्या, सत्ता नहीं है। संविधान, न्यायालय, सरकार, जनता नहीं है। ये जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये इसका राइट आंसर होगा। शासन का आधुनिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज और बाजार। ये इसके क्या हैं? शासन के आधुनिक अर्थ हैं। राज्य स्तर की राजनीति को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? जो राज्य स्तर की राजनीति है उसे सबसे ज़्यादा सामाजिक संरचना प्रभावित करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो नेशनल लेवल पे हो गया, न्यायपालिका हर लेवल पर होती है, मीडिया भी हर लेवल पर उपलब्ध है, तो सामाजिक संरचना सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य राजनीति का सामाजिक निर्धारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण। कौन सा होगा? निम्न में से राज्य की राजनीति का सामाजिक निर्धारक कौन सा नहीं है? धर्म है, वर्ग है, जाति है, सारे राज्य में मिलते हैं, वैश्वीकरण डी आएगा। केंद्र राज्य संबंध किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा संघीय व्यवस्था पर आधारित है। राज्य राजनीति में पहचान आधारित राजनीति का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जाति, भाषा और क्षेत्र। जो राज्य की राजनीति होगी उसमें पहचान आधारित राजनीति का मुख्य आधार है जाति, फिर भाषा और क्षेत्र। अगला है 73वां 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय स्वशासन से। राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों के उभार का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक असमानता और पहचान। राज्य विधानमंडल किसका अंग है? विधायिका का। निम्न में से कौन सा राज्य राजनीति की समकालीन प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा गठबंधन की राजनीति। ये चैप्टर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य एक संप्रभु राजनीतिक संगठन है जो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता की होती है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। अगले है, अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 3 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं आगे चैप्टर 14 तक। चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट है, 14 थोड़ा कम है। तो चैप्टर 3 से लेकर 13 तक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा MCQ आते हैं। इसमें देखते हैं पहला, निम्न में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल ज्ञान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शहरी समुदाय को सबसे कम होता है। निम्न में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण का मिसाल है? तो इसका राइट आंसर होगा चारों में से। पहला है कृत्रिम झील, फलोद्यान, फसल के खेत और बांध। तो मानव परिवर्तित पर्यावरण की मिसाल है बांध। रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन से होते हैं? ये मृतपोषी, स्वपोषी, परपोषी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी। परितंत्र में जीवों का शरण खालिस्तान के द्वारा होता है, विघटों के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में सहायता देता है? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जीवाश्म ईंधन दहन क्या करता है? कार्बन चक्र में सहायता देता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अपरदत्त खाद्य श्रृंखला शुरू होती है किससे होती है? कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। प्राकृतिक आपदाएं किससे संबंधित है? प्राथमिक अनुक्रमण से इसकी प्राकृतिक आपदाएं संबंधित है। अगला है, वह प्राकृतिक संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, वह कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्राकृतिक और भौतिक। तो इसका राइट आंसर होगा नवीकरणीय, जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? विशिष्ट, संकटबन, स्थानिक प्रजाति और क्षेत्रीय प्रजाति। तो इसका आएगा स्थानिक प्रजाति। अगला है चैप्टर नंबर 4 है। 4 चैप्टर को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, 4A और 4B में। तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, जिसका नाम है जल व थल संसाधन। भूमि कटाव के कारण क्या है? बाढ़, भूकंप, खनन, उपरोक्त सभी। तो बाढ़ आ गई तो उसके कारण में क्या भूमि का कटाव होता है? भूकंप के कारण मिट्टी हिल जाती है, मिट्टी बाद में क्या हवा से बहकर चली जाती है। खनन खोदने से मिट्टी की ऊपरी सतह हट जाती है, जिससे मिट्टी उड़कर चली जाती है। तो भूमि कटाव के सभी कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी होती है? अभी कितनी है? 50 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 9 सितंबर 1987 को। भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार है? तो 3/4 पर जल का विस्तार है। जिन क्षेत्रों में भूमि के जल का 85% दोहन हो चुका हो उन्हें क्या बोलते हैं? सफेद जोन, डार्क जोन, मिश्रित जोन। और इसका राइट आंसर आएगा डार्क जोन। टेहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? ये सबसे पहली परियोजना थी, उत्तरांचल में है। निम्न में से किन वनों में अधिकतम स्थिति नुकसान किसमें ज्यादा होता है? सघन वन में। जल चक्र का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका आएगा सूर्य। वन कटाई का मुख्य कारण कौन सा है? इसका आएगा झूम कृषि, क्योंकि आग लगना,
बांधों का निर्माण, झूम कृषि, सड़कों का निर्माण। नुकसान सभी में होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? क्या करते हैं किसान, एक जगह से आदिवासी होते हैं जो एक जगह से पेड़ काटते हैं, वहाँ पर भूमि का इस्तेमाल करते हैं अनाज उगाने के लिए। फिर क्या करते हैं, वहाँ की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, फिर वहाँ दूसरी जगह से पेड़ काटते हैं, वहाँ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कटाई झूम कृषि से होती है। वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है तो उसे बोलते हैं संघनन। जिसमें जल वाष्प अवस्था से डायरेक्ट किसमें बदल जाए? तरल अवस्था में। अगला है 4B। इसमें क्या है? भूमि संसाधन टॉपिक है इसका। मृदा संरक्षण से किन दो मुख्य समस्याओं का हल खोजा जा सकता है? इसमें है मृदा अपरदन की समस्या और मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या। इससे होती है जल क्रांति की समस्या का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे उपजाऊ तत्वों का रिसाव हो जाता है। ज़्यादा जल देंगे तो उससे क्या होगा? मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। वे कौन सी फसलें हैं जिन्हें खेती करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है? इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देगा जिससे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो क्या है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति किससे बढ़ाती है? जिससे नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ती है। लाल कोवर, लाल तिपतिया, चारा, स्वीट क्लोवर, सनई, अल्फाफा इत्यादि हरी खाद वाली फसलों को उगाने के मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसमें दलहन भी आएगा। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो दलहन जैसी फसलें, मटर, सेम इत्यादि। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संरक्षण के असरदार उपाय कौन से हैं? शुष्क भूमि कृषि प्रणाली, बौछारी सिंचाई, टपकन सिंचाई इत्यादि शुष्क प्रदेशों को जल से बचाने के मुख्य उपाय हैं। रेन हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से घरों की छत का वर्षा का जल मकानों के नीचे जमीनी टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। इस जल का उपयोग पीने के अलावा अन्य कामों में किया जा सकता है। इसे रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। इनकी भी एक परसेंटेज है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा है। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। 9 सितंबर 1987 को। भारत की नदियों में औसत वार्षिक जल का प्रवाह कितना होता है? 1869 अरब घन मीटर में। सन 2001 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी? तो 2001 में 1869 घन मीटर थी। भारत की भूगत जल संपदा कितनी है? 433.8 अरब घन मीटर। भारत के भूगत जल के कुल उपलब्ध संसाधनों का कितना भाग विकसित किया जा सकता है? 37.24। जल संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों के नाम बताइए। वर्षा जल संग्रहण, जल संभर प्रबंधन। अगला है वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? छत के वर्षा जल का संग्रहण, खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण, रिसाव खड्डों का निर्माण इत्यादि। भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार होता है? 3/4 भाग पर। ये हमने पीछे भी पढ़ चुका था। 3/4 उसका आंसर था। ये भी इसका सेम है, 3/4 बोलते हैं उसे। भूमि जल किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों से संग्रहित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। जल क्रांति क्या होती है? भूमिगत जल में जल स्तर के ऊपर बढ़ने की वजह से वह स्थिति जिससे पूर्ण क्या होता है, ऊपर जमीन के ऊपर पानी आ जाता है, क्षेत्र से पौधों की जड़ों के क्षेत्र तक आ जाता है, इसे जल क्रांति बोलते हैं। डार्क जोन किन क्षेत्रों में आते हैं? जहां से भूमि के जल का 85% हम यूज कर चुके हैं, उसे डार्क जोन बोलते हैं। टेनेसी घाटी परियोजना जैसी भारत में कौन सी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना जैसी है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, हम जो लास्ट ऑप्शन में कर चुके हैं। अब आता है बात चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है वन संसाधन के बारे में। इसमें 1 लाइन क्वेश्चन देखेंगे। संसाधन किन्हें कहा जाता है? संसाधन किसे बोलते हैं? किन्हीं मानवीय जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं या साधन संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग के साथ साथ पुनः उत्पादन संभव है। नवीकरणीय योग्य संसाधनों के 3 उदाहरण क्या हैं? वन, वायु एवं जल। अक्षय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जिन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जाता और वो समाप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को समाप्य संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तेजी से दोहन करने के साथ इन संसाधनों का भंडारण समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। कोयला, लोहा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैसों में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? कोयला क्या है? एक बार यूज कर दिया खत्म हो गया। लोहा जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, सौर ऊर्जा जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक वैसे लिमिटेड है परंतु ज्यादा मात्रा में है। तो इसमें जो नवीकरणीय संसाधन है वो कौन सा है? सौर ऊर्जा, क्योंकि ये प्योर रहती है अपनी प्योर फॉर्म में, बार बार यूज करते रहो, कितना यूज कर लो। सोलर प्लेट लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करो, यूज करो। लोहा क्या, एक बार यूज कर लिया, उसको दूसरे रूप में डालेंगे तो कुछ लोहा कम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा।
मानव, वायु, जल एवं जीव जंतुओं में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? तो इसमें मानव आएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए? भारत के कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए? 33%, परंतु है कितने? 19.4% भारत में प्रेजेंट में वन है। भूमंडलीय पर्यावरण के संतुलन हेतु कौन से वनों का महत्व सर्वाधिक है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक का, ये बार बार आता रहा है। भूमंडलीय पर्यावरण के संतुलन हेतु कौन से वनों का सर्वाधिक महत्व है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, रट लो। वनों की कटाई का प्रमुख कारण कौन सा है? इमारती लकड़ी का निष्कर्षण। अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1952 में की गई थी। वन संपदा को हरा सोना गोल्ड क्यों कहा जाता है? वनों के आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्य के कारण वन संपदा को हरा सोना कहा जाता है। वन संसाधनों के होश के प्रति 2 प्रतिकूल प्रभाव बताइए। पारिस्थितिकीय संतुलन का अंग होना, भूगर्भ स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ना। वन संसाधनों के होश के 2 प्रतिकूल प्रभाव हैं। विश्व के मरुस्थलीकरण को क्यों बढ़ रहा है? जो विश्व का मरुस्थलीकरण है वो क्यों बढ़ रहा है? वनों के नुकसान से, वर्षा की मात्रा और भूमि के जल के स्तर में गिरावट आने से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण के 2 प्रमुख दुष्प्रभाव का जिक्र करेंगे। भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, जमीन में नुकसानदेह झाड़ झंझाड़ उगने लगते हैं। वन किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से खुद उगने और बढ़ने वाले पेड़ पौधों, लकड़ी, लताओं और घास के सघन आवरण को वन बोला जाता है। निर्वनीकरण के किन्हीं 5 दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। भूमिशरण को बढ़ाता है, बाढ़ एवं सूखे की संभावना बढ़ती है, जंगली पेड़ पौधे जीव जंतुओं का खात्मा होता है, इमारती व ईंधन की लकड़ी का कम मिलना, वर्षा का कम होना, गर्मी का बढ़ना इत्यादि। वन रोपण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है? वन रहित तथा बंजर भूमि में वृक्ष लगाना वन रोपण कहलाता है, जबकि वृक्ष काटने पर भरपाई के लिए नए वृक्षों को लगाया जाना पुनर्वनीकरण कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष बहुतायत में किस क्षेत्र में पाया जाता है? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कठोर इमारती लकड़ी वाले किन्हीं 3 वृक्षों के नाम बताइए। सागौन, शीशम और साल 3 कठोर इमारती लकड़ी हैं। कोमल लकड़ी के किन्हीं 3 वृक्ष? चीड़, देवदार और सूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे। कौन सी लकड़ी कठोर लकड़ी नहीं है? कौन सी लकड़ी कोमल लकड़ी नहीं है? भारत के वनों में रहने वाली किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखिए। पहला है नागा, गोंड, बहुत सारी जनजातियां हैं, इसमें से 2 के नाम लिखिए। हम ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से लिखेंगे। जूमिंग किसे कहते हैं? वह निर्वाह योग्य कृषि जो खेती जिसमें 3-4 वर्षों के बाद टुकड़ा बदल जाता है। जूम कृषि में क्या करते हैं? एक जगह जो आदिवासी वगैरह होते हैं वो भूमि के एक टुकड़े पर जो पेड़ पौधे थे उनके काट कर अपनी कृषि करते हैं, फिर 3-4 साल बाद उसकी क्या उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो उस बाद में क्या करते हैं? उस भूमि को बदलकर दूसरी भूमि पर पेड़ पौधे काटकर वहाँ पर कृषि करते हैं, तो उसे जूमिंग कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों में वन विनाश का सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में हो रहा है? तो एशिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय वनों का सबसे ज़्यादा को काटा जा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन टाइप प्रश्न। निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? कोयला, यूरेनियम, सूर्य, पेट्रोल। तो सूर्य आएगा। वनों के महत्व के कारण वनों को क्या कहते हैं? हरा सोना। पहला ही ऑप्शन राइट है इसका। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत में होना कितना चाहिए? 33%। निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी कठोर इमारती होती है? एक पूछ लिया, कोई एक मिलेगा। तो चीड़, देवदार, शीशम। शीशम इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वन अपनी जैव मात्रा में किस गैस का यौगिकीकरण करते हैं? तो कौन सा आएगा इसका राइट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आएगा मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है। इसका आएगा कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आएगा, सॉरी ये गलत है, तो इसका आएगा वन। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा में, महानदी में, कृष्णा में और सभी में पाए जाते हैं। अनवीकरणीय के परिणाम क्या हैं? तो भूमि का कटाव, जीव जंतुओं का नाश होता है, कार्बन यौगिकीकरण में कमी आती है, तो सभी इसके राइट आंसर हैं। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो इसका आएगा दिल्ली, महाराष्ट्र, देहरादून और पंजाब। तो इसका आएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें हम, इसमें देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता किसे बोलते हैं? जैव विविधता से तात्पर्य है जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की अलग प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता से है। जो जैवमंडल है, जीवमंडल हमारा, उसमें क्या है? जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें भिन्नता है, उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? आनुवांशिक,
प्रजातीय और पारिस्थितिकी विधियाँ। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने चैप्टर में थ्योरी प्लस एमसीक्यू और 1 लाइन क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है हर चैप्टर की, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पर्यावरण होश का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण के प्रदूषण अथवा नुकसान से जैव विविधता कम हुई है, जीवों की अनेक प्रजातियां खत्म हो गई है तथा अन्य प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। तो ये क्या है, पर्यावरणीय होश के जैव विविधता पर ये प्रभाव पड़े हैं। जीन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जीन किसी भी प्रजाति की विरासत इकाई में पाए जाने वाले मौलिक गुण हैं जो प्रजाति विशेष की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप स्थानांतरित होते रहते हैं। होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण उसके गुणसूत्र जाते हैं उसे बोलते हैं जीन, डीएनए भी बोलते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल उत्तरांचल में है। इस पार्क में मुख्यतः क्या है? बाघ पाया जाता है। वे कौन से 2 प्राणी हैं जो विगत कुछ वर्षों में विलुप्त हो गए हैं? भारत का चित्ता हो गया है, मॉरिशस का डोडो पक्षी हो गया है। भारत में वर्तमान में कितने जीवमंडल संरक्षण स्थल हैं? तो भारत में कितने जीवमंडल संरक्षण स्थल हैं? 14। भारत में वन्य जीव संस्था कहाँ पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून में है। सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध भारत का एक चिड़ियाघर का नाम बताओ। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। अगला है WWF, इसके वन्य जीव का चिन्ह कौन सा है? इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और इसका लाल पांडा क्या है? इसका निशान है। अपूर्ण आवास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। वन्य जीव जगत का आंशिक रूप से नष्ट हुआ बाघ अपूर्ण निवास कहलाता है। किसी नगर के लिए निकट स्थित वन की पट्टी अपूर्ण आवास की मिसाल है। किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिसे दवा तैयार की जाती है। सर्पगंधा और सिनकोना से दवाई तैयार की जाती है। तप्त स्थल जिसे हॉटस्पॉट इंग्लिश में बोलते हैं किन्हें कहा जाता है? वन्य पौधों और प्राणियों के संपन्न स्थायी निवास स्थान जिन पर वर्तमान में खतरा मंडरा रहा हो तप्त स्थल कहलाते हैं। स्थानिक प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? वह प्रजाति तो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हो स्थानिक प्रजाति कहलाती है। प्रजाति समृद्धता से आपका क्या मतलब है? प्रति इकाई क्षेत्र वन्य जीवों की तादाद को प्रजाति समृद्धता कहा जाता है। अब देखेंगे इसके MCQ। ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रजातियां समृद्ध हो परंतु खतरे में है उसे क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 34 हैं। जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां खतरे में है? 4000। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला है मैनम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम में है। भारत में कितनी हॉटस्पॉट है? टोटल 4 हैं। किस प्रदेश में पौधों की 878 उच्च प्रजातियां पाई जाती हैं? मॉरिशस में। और मॉरिशस का डोडो पक्षी क्या है? खतरे में है, जिसको वो जो लुप्त हो चुका है। डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस में है? झारखंड में। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी में। निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और हाथी के लिए कब शुरू हुआ? 1992 में। अगला है चैप्टर नंबर 7 ऊर्जा संसाधन। इसमें देखते हैं 1 लाइन क्वेश्चन। संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण से अर्थ मानव संसाधनों के साथ प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार संतुलित करना है न केवल वर्तमान भर भावी पीढ़ियों को लाभ। मतलब क्या है? संसाधनों का संरक्षण मतलब जो संसाधन है उसको बचाया जाए ताकि हमारे यूज के साथ भविष्य की पीढ़ी भी उसे यूज कर सके। संसाधनों के दोहन की दक्षता और स्तर में बेतहाशा वृद्धि किन परिस्थितियों में हुई है? जनसंख्या विस्फोट के कारण, तकनीकी औद्योगिक क्रांति के कारण, भौतिक शैली के कारण, संसाधनों का कुप्रबंधन के कारण संसाधनों का अति दोहन हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? ऐसी संपदाएं बहुमूल्य भेंट जिन्हें हमें प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की परिभाषा दीजिए जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, देख लिया। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मानव की जरूरतें भी पूरी होती रहे और पर्यावरण का भी नुकसान न हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चक्रीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका क्या है हम बार बार निर्माण कर सकते हो। इसमें क्या है? ऐसे संसाधन जिन्हें प्रयोग के बाद साफ करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कबाड़ हो गया, लोहा है, एक बार पिघला के दूसरी कोई आकार की चीजें बना सकते हैं, दूसरी यूज की चीजें। ठोस कचरा क्या है? चक्रीय संसाधन में आते हैं। जैव भौतिकी पर्यावरण के उदासीन उत्पादक संसाधन कैसे बनते हैं? इन उदासीन उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं में बदलकर उनका प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करके क्या कर सकते हैं? जैव भौतिक पर्यावरण संसाधन बनते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सही मानते हैं कि संसाधन केवल प्राकृतिक पदार्थ होते हैं? केवल प्राकृतिक पदार्थ संसाधन नहीं होते, बल्कि गुणी एवं कुशल जनसंख्या भी मानव संसाधन की रचना है। समाज के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास का स्तर सांस्कृतिक निर्माण संसाधनों का निर्माण करता है।
हस्तांतरणीय संसाधनों में आपका क्या अभिप्राय है? वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता, उनका वहीं विकास किया जा सकता है, जैसे कि भूमि हो गया, भू आकारिकीय और समुद्री तट, उनको क्या बोलते हैं? अहस्तांतरणीय संसाधन। उपयोग की निरंतरता, अंतिमता के आधार पर संसाधनों के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय अयोग्य संसाधन, चक्रीय संसाधन, इसे जैसे अनवीकरणीय बोलते हैं, और ये नवीकरणीय है, और चक्रीय संसाधन। सांस्कृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? उपकरण, यंत्र, विधियां, ज्ञान का समुच्चय एक साथ, जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, सांस्कृतिक साधन कहलाते हैं। उद्भव के आधार पर संसाधनों के 2 वर्गों का नाम बताओ। जैविक अथवा कार्बनिक संसाधन, अजैविक अथवा अकार्बनिक संसाधन किसे बोलते हैं? उद्भव के आधार पर संसाधनों के 2 भाग हैं, 2 वर्ग हैं, जैविक अथवा कार्बनिक, अजैविक अथवा अकार्बनिक। मतलब कार्बनिक अकार्बनिक, जैविक अजैविक दोनों हैं। जैविक बोल दोगे तो कार्बनिक एक सेम अर्थ है, अजैविक बोलोगे तो अकार्बनिक हो जाएगा। इन में से कौन सा संसाधन अजैव है? पक्षी, वन, जल और घास भूमियाँ। तो इसमें क्या हो गया? जल और जल है ना, वो क्या है? अजैव है। जैव और अजैव संसाधनों के 3 उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन क्या है? वन्य, पशु, पक्षी और वन। और अजैव में क्या गया? जल आ गई, चट्टान आ गई, खनिज पदार्थ आ गए, वो अजैव हो गए। ऊर्जा के संसाधनों में से कौन कौन सी चीजें आती हैं ऊर्जा संसाधन में? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। कच्चा माल किन 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किया जाता है? खनिज से, वनस्पति से, पशु पक्षी एवं जीव जंतु से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले संसाधनों के 3 वर्ग बताओ। तो जैसे कि खनिज हो गया, खनिज में क्या गया? नमक। वनस्पति से हमें खाद्यान्न मिलते हैं, पशु पक्षियों से क्या मिलते हैं? मांस और अंडे मिलते हैं। समाप्य किंतु एक बार उपयोग के योग्य संसाधनों के उदाहरण दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आधात्विक खनिज क्या है? समाप्य हैं। समाप्य किंतु पुनः उपयोग के संसाधन कौन से हैं? जिसे चक्रीय बोलते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। तो समाप्य किंतु बार बार उपयोग में, तो लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी इत्यादि जो चक्रीय संसाधन है। असमाप्य किंतु दुष्प्रयोजनीय संभावित संसाधनों के उदाहरण दीजिए। भूमि, वन्य जीव और जल संसाधन क्या है? असमाप्य है, परंतु क्या है? उनका प्रदूषण के कारण उनका नुकसान हो रहा है। संपोषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। संपोषणीय और नवीकरणीय, इमारती लकड़ी, जनसंख्या, भूमि की उर्वरता, भूमि के जल। संपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण दीजिए। मृदा के भौतिक पदार्थ, मानव प्रतिज्ञा और प्रज्ञा, अनेक प्रकार की मछलियां व वृक्ष इत्यादि। उद्भव के आधार पर संसाधनों के 2 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये हमने पीछे पढ़ दिया था, जैविक अजैविक। उपयोग के उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के 3 प्रमुख वर्ग, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, ये पढ़ दिया था। अब देखते हैं इस चैप्टर के MCQ कौन कौन से होंगे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा से प्राकृतिक झरने, इसका मतलब एनर्जी का स्रोत है ये। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन कौन सा है? कृषि अपशिष्ट, गोबर, सूर्य, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधा और मीथेन। तो पौधे क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा है जो किससे मिलती है? यूरेनियम से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो इसका राइट आंसर आएगा यूरेनियम से। अब हाइड्रोजन पे भी इसका परीक्षण किया जा रहा है, रेल इंजन वगैरह चलाने के लिए, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, परंतु ये बहुत इसका अंडर कंट्रोल यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? कोयला, न्यूक्लियर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। पवन ऊर्जा सबसे पहले किस राज्य ने विकसित की थी? तो गुजरात ने की थी। सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव सुंदरम में इसका सबसे पहले विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। जल विद्युत शक्ति संयंत्र शिव सुंदरम में लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा में OTE का मतलब क्या है? समुद्र ज्वार ऊर्जा, समुद्र उष्मीय ऊर्जा, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सी ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। अगला है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे कम वैश्विक तापमान बढ़ाता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, मीथेन और पेट्रोल। भूतापीय ऊर्जा सबसे कम वैश्विक तापमान बढ़ाता है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है जैव विविधता, खतरा और संरक्षण। जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, उस पर खतरा किस चीज़ का है। एक लाइन क्वेश्चन देखेंगे। किसी प्रजाति का गायब होना कब माना जाता है? जब यह शक न रह जाए कि किसी प्रजाति का अंतिम सदस्य भी मर गया है, इसे प्रजाति का
विनाश कहा जाता है। जैव विविधता के लिए 4 प्रमुख जोखिम कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना, प्रदूषण होना, कटाई होना, विदेशी प्रजातियों का आगमन। जैव विविधता के सामने 4 बड़े जोखिम हैं। तो जैव विविधता के लिए 4 जोखिम कौन से हैं? प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए, प्रदूषण का बढ़ाई हो जाना, कटाई और विदेशी प्रजातियों हैं उनका आ जाना। जैव विविधता के सामने 4 बड़े जोखिम हैं। लाल सूची क्या है? इसको कौन जारी करता है? लाल सूची गायब होने के जोखिम का सामना कर रही प्रजातियों की एक लिस्ट है। इसे कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। IUCN क्या है? इसने लाल सूची जारी शुरू करना कब से शुरू किया था? IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने क्या है? प्राकृतिक संसाधन और बचाव का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसने लाल सूची 1963 में जारी करना आरंभ की थी। जैव मंडल रिजर्व की धारणा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दी थी? यूनेस्को ने। UNESCO, जिसे यूनेस्को बोलते हैं। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो और भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का नाम बताइए। तो इसका विश्व में कुल 34 आएगा। इसका राइट आंसर 25 नहीं आएगा। पश्चिमी घाट भारत के तपस्थलों में से एक है। भारत का एक तपस्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला घाट भी कौन सा है? पश्चिमी घाट। भारत की एक संकटपन जंतु प्रजाति का नाम बताओ। लाल पांडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु का बचाव किया जाता है? बारहसिंगा का। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। बार बार 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। जैव विविधता के तपस्थलों की सोच किसने प्रस्तुत की थी? 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने की थी। संकटपन प्रजाति से आप क्या समझते हैं? ऐसे पादप जीव जंतु जिनकी गिनती तेजी से घट रही है, उन्हें गायब होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है, संकटपन प्रजातियां कहलाती है। संकटसित प्रजातियों से आपका क्या मतलब है? ये वे प्रजातियां हैं जो यद्यपि संकटग्रस्त नहीं है लेकिन खराब हालतों के चलते हुए किसी भी संकट से गिर सकती हैं। जैव विविधता को सुरक्षित करने के 2 तरीके कौन से हैं? या तो कृत्रिम बचाव करो या प्राकृतिक बचाव करो। अब इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किसमें है? पंजाब में है। कुश सिंगला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भूटान में है, भूटान देश में। रातपानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। अगला है IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? GM पौधे, खतरे में पड़ी प्रजातियां, लुप्त होती प्रजातियां और सभी के बारे में। सॉरी, इसका राइट आंसर आएगा लुप्त होती प्रजातियों के बारे में। सॉरी, इसके लिए मैंने ये गलत कराया। तो इसका राइट आंसर होगा IUCN किसकी देती है? लुप्त होती प्रजाति, जो कि हमने पढ़ी थी। इसने कब लिस्ट जारी की थी? 1963 में। लुप्त होती प्रजातियां कौन सी हैं जिन्हें IUCN की रेड लिस्ट जारी करती है? जिसकी संख्या तेजी से घट रही है या उसका मतलब क्या है? खतरा है उस पर। कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। तो इसका आएगा मध्य प्रदेश राइट आंसर। भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? कितने स्टेट में पाए जाते हैं? 17। टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? असम में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट है, केरल। सीतानंदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांदीपुर कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है चैप्टर नंबर 9 जो कि है पर्यावरण प्रदूषण तथा संकट के बारे में। इसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण की प्रसिद्ध घटनाएं बताओ कौन कौन से हुई? भोपाल की गैस त्रासदी हुई 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें क्या है? भोपाल में एक गैस का लीकेज हो गया जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो यह भव्य त्रासदी यूनियन कार्बाइड जिसके क्या है कि उर्वरक संयंत्र में हादसा हुआ। इस हादसे में कौन सी गैस निकली? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, MIC गैस का रिसाव हुआ था। और इस गैस का रिसाव कितना हुआ? 40 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैल गया, जिससे 10,000 लोग मर गए। 65,000 लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें से क्या है 2,000 लोग अंधे हो गए। और उनसे कौन सी बीमारियां फैली? सांस के रोग की, आंत के रोग के विकार फैल गए। चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा कौन सी है? यह मानव इतिहास में भयंकर आणविक दुर्घटनाओं में से एक है। तो 26 अप्रैल 1986 को कहाँ हुई? यूक्रेन में हुई। इसमें बहुत ज़्यादा क्या यूरेनियम का जो बिजली का संयंत्र था ना, वो बंद पड़ा था। उसमें अचानक हमला, वो विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से उसके ऊपर छत पर रखी थी लोहे की छत, स्टील की छत, जिसका वजन था 1000 टन, वो छत तक उड़ गई थी। इतना भयंकर हमला हुआ था। उसमें क्या है 2000 लोग मर गए और 5,76,000 लोग क्या है जो उसके रेडियोधर्मी है ना, यूरेनियम, उसकी रेडिएशन बहुत फैलती है, उसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसमें मनुष्य में बहुत ज़्यादा विकार फैल जाते हैं।
तो 5,76,000 लोगों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का शिकार हो गए। 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है खेती पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ गया था। स्रोत के आधार पर प्रदूषकों के नाम बताइए। प्रदूषक, औद्योगिक प्रदूषक, कृषि प्रदूषक, जैविक प्रदूषक, वाहनों से निकलने वाला धुआं उसका प्रदूषक, घरेलू प्रदूषक, खनिज प्रदूषक, नाभिकीय प्रदूषक और प्राकृतिक प्रदूषक क्या है, स्रोत के आधार पर प्रदूषक हैं। ये इतने सारे प्रदूषक हैं। शुद्ध अवस्था में वायुमंडल में विभिन्न गैसों का परसेंटेज, जो कि मैंने पहले बताया था, सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन जो 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99 जिसे 21% भी बोला जाता है, अगला है आर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01 और अन्य गैसें जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अनुपात में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया ना तो वायुमंडल पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो भौगोलिक विस्तार के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। पहला है स्थानीय प्रदूषक, दूसरा है राष्ट्रीय प्रदूषक और तीसरा है वैश्विक प्रदूषक। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, लास्ट में जाकर देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दृश्य और अदृश्य प्रदूषक क्या होते हैं। दृश्य प्रदूषक हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, कचरा पड़ा है, मलमूत्र है, लेकिन अदृश्य प्रदूषक हमें देखने से पता नहीं चलता। जैसे क्या है, भूमंडलीय ताप हो गया, वो हर वर्ष बढ़ रहा है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रही है परंतु उसका नुकसान हो रहा है। ये क्या है, अदृश्य प्रदूषक है। वायु प्रदूषण करने वाले प्रमुख उद्योग व उनसे उत्सर्जित वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। तो ये जैसे उद्योग हैं और ये इनके क्या है, उनसे निकलने वाले प्रदूषक हैं। तो इनकी लिस्ट आप देख लीजिएगा, आप देखकर याद कर सकते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों की पर्यावरण प्रदूषण में किस प्रकार की भागीदारी होती है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत घर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। इससे क्या निकलती है, राख निकलती है और धुआं निकलता है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाले ताप बिजली घर की वार्षिक 2.60 लाख टन कोयले की जरूरत पड़ती है। कोयले की यह मात्रा 44,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालती है, 22,000 टन नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकालती है, जो क्या है हमारी वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस कोयले से 65,000 टन 1 लाख टन तक की राख निकलती है। मतलब 65,000 टन कोयला जलाएंगे ना तो उससे 1 लाख टन तो राख निकलेगी। भारत में 57% विद्युत उत्पादन कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। घरों में हो रहे प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो घरों में कौन कौन से प्रदूषण के कारण है। भोजन बनाओगे तो रसोइयों में क्या का यूज़ करोगे, उपले करोगे, लकड़ी करोगे, कोयला जलाओगे, प्राकृतिक गैस जलाओगे और मिट्टी का तेल का उपयोग करोगे तो क्या होगा, उसका ईंधन जलेगा, वो पूरी तरह नहीं जलेगा। उसके कारण जो गैस निकलती है उसमें प्रमुख क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो प्रदूषक है। ईंधन के जलने पर उठे जो धुआं निकलता है और जो राख निकलती है वो सिगरेट से निकलने वाला धुआं, घर में रखे फ्रिज और वातानुकूलित यंत्रों से ऑक्सीजन का नुकसान होता है और वो कौन सी गैस छोड़ती है, CFC का गैस छोड़ती है। तो ये प्रदूषक हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले गैसीय, कणीय और जैविक प्रदूषकों का उल्लेख करेंगे। जो गैसीय प्रदूषक कौन से, धुंध, समूह, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, ओजोन और हाइड्रोकार्बन इत्यादि गैसीय प्रदूषक हैं। और जो कणीय प्रदूषक हैं वो कौन से हैं, कोयला, लोहा, शीशा, कांच, सिरामिक, एबिस्टस, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा इत्यादि। और जैविक प्रदूषक कौन से हैं, वायरस व परागकण इत्यादि होते हैं। पेयजल के प्रमुख गुण एवं विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए। पीने वाला पानी है उसके बारे में आप ये घर पर भी उपयोग में ला सकते हैं। तो पेयजल क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उसमें कोई रंग नहीं होना चाहिए और उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका टेस्ट होना चाहिए, फीका होना चाहिए, एकदम टेस्टलेस होना चाहिए। इसका सामान्य तापमान क्या होगा, पीने वाला पानी कितने का होना चाहिए, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। जल ना तो मृदु होना चाहिए और ना ही खारा, ना ही खट्टा ना ही खारा होना चाहिए। यह क्या है, रासायनिक तत्व है ना उससे परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है वो होने चाहिए, किंतु क्या है रासायनिक जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त होना चाहिए। पर उसमें क्या है, हानिकारक रासायनिक जीवाणु और विषाणु नहीं होने चाहिए। जल प्रदूषण का अर्थ एवं प्रमुख परिभाषाएं। तो जल में क्या है, खराब चीज़ों का मिलना जो उसके नेचुरल क्वालिटी को चेंज करता है, जल प्रदूषक कहलाता है। और इसकी प्रमुख परिभाषाएं बहुत सारी हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, इससे इतना आता नहीं है। जैव आवर्धन के किन्हीं 3 प्रदूषकों का उल्लेख कीजिए। तो जैव आवर्धन क्या है, DDT। खाद्य चक्कर में जैविक आवर्धन होने पर मछलियां मर जाती हैं। भूमि में सेलेनियम की मात्रा बढ़ने पर क्या है, पौधों में कुछ अंश पौधों में आ जाते हैं, पौधों से हमारे शरीर में आ जाते हैं।
जल में ताप प्रदूषण क्यों होता है? इसके प्रमुख प्रमाण क्या है पानी में का टेम्परेचर बढ़ना जल में ताप का प्रदूषण होता है। तो पानी के गर्म होने से उसमें ऑक्सीजन घट जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर 14 ppm होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 ppm रह जाती है। जल का तापमान बढ़ने से जलीय जो जीव हैं उसके एंजाइम हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। लंबे समय तक जो तापमान बढ़ा रहता है उसमें उसमें जो जीव हैं आनुवांशिक उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जल में तापमान के भिन्न भिन्न कटिबंध आने से मछलियों में पलायन का प्रभाव पड़ता है। जल का तापमान बढ़ने पर उसमें मिले हुए कीटनाशक, रसायन, उर्वरक आदि विषैलापन बढ़ जाता है। अपशिष्ट जल के उपचारण की विधि बताओ। उसमें क्या है 2-3 प्रकार के कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीय उपचार। तो ये पढ़ सकते हैं प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं, द्वितीय उपचार में क्या करते हैं। जल को शुद्ध करने की उल्टा प्रसारण, जिसे हम घर में आरओ बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये विधि क्या होती है? वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराने की यह सर्वोच्च विधि है। इस विधि के अंतर्गत घोल पर दबाव पैदा किया जाता है। इससे घोल का जल सांद्रता के विरुद्ध प्रसारण करने लगता है। जल शुद्ध करने की इस विधि से ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जल प्रदूषकों के प्रभाव का अंतिम संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो जल के प्रदूषक होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। जहरीले रसायन मिल जाते हैं, जल में ताप का प्रदूषण हो जाता है, पैथोजिन, ये क्या होता है मनुष्य और पालतू पशुओं में बीमारियां फैल जाती हैं। जल में तेल का फैलाव हो जाता है समुद्री एरिया में। उर्वरक एवं अपमार्जक में फॉस्फेट और नाइट्रेट का होना, ठोस कण मिल जाना, अविघटनीय कीटनाशकों का मिल जाना। रेड टाइड से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। सीपेज में पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ जब तटीय पानी में जा मिलते हैं, डायनोफ्लैजेलेट तेजी से बढ़ते हैं। इससे क्या होता है ब्लूम बनता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लूम और हिंदी में भी ब्लूम ही होता है। डायनोफ्लैजेलेट जहरीले मेटाबॉलिक तत्वों को छोड़ते हैं जो बड़ी संख्या में मछलियों को मार देते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होती है, तो यह आप पढ़ सकते हैं। और बीओडी क्या होता है इससे पढ़ेंगे। बीओडी प्रदूषित जल में अधिक व स्वच्छ पेयजल में कम। जैसे रासायनिक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर जीव वनस्पतियों की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। जैविक आवर्धन क्या होता है? खाद्य तंतु में विषैले रासायनिक तत्वों में संचयन की वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि भारी धातुओं से हुए प्रदूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारी धातुओं से और स्वास्थ्य इसके क्या पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। तो ये क्या है कैडमियम, जस्ता, तांबा, इससे जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेंगे उनको आप पढ़ सकते हैं। बेरियम से क्या पड़ता है, शीशा, आर्सेनिक, फेफड़ों का कैंसर आर्सेनिक से फैलता है। क्रोमियम, सिलिका, कोबाल्ट, ये इनसे क्या है अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है जो पानी के थ्रू हमारे शरीर में आते हैं। ध्वनि मापन के विभिन्न स्तर। तो ध्वनि का क्या है मापने की शक्ति क्या है, डेसिबल यूनिट से मापते हैं हम इसे। 10 गुना वृद्धि होने पर 10 डेसिबल, 100 गुना होने पर 20 डेसिबल, 1000 गुना होने पर 30 डेसिबल, 10,000 गुना होने पर 40 डेसिबल, 1 लाख होने पर 50 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि प्रदूषण की मात्रा का निर्धारण कितना तय किया है? तो ये अनेक प्रकार के लेवल है, अनेक जगह पर इनके कितना शोर होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रसिद्ध ध्वनि के विभिन्न स्तरों को बताइए। कितना 20 से 50 डेसिबल का होना चाहिए। वाचन क्षमता और चिड़चिड़ाहट होती है। 50 से 90 डेसिबल कम सुनाई देना। 90 से 115 आंशिक बहरापन आ जाता है और तंत्रिका बेचैनी होती है। 115 से अधिक होने पर स्थायी बहरापन आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण की अधिकतर स्वीकृत सीमा क्या है, ये दी हुई है। भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के प्रदूषण के मापदंड दिए गए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना शोर शराबा होना चाहिए वो दिया है। प्रदूषण के प्रकार के आधार पर जल प्रदूषण कितने प्रकार होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रदूषण। जल स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, धरातलीय जल प्रदूषण, भूमिक जल प्रदूषण और समुद्री जल प्रदूषण। सिल्टेशन से मछलियां क्यों मर जाती हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया में सिल्ट मछलियों के गिल्स भर जाते हैं जिससे क्या है मछलियां मर जाती हैं। ताप प्रदूषण क्या होता है? मानव द्वारा संचालित क्रियाओं के द्वारा प्रदूषण में तापमान में वृद्धि ताप प्रदूषण कहलाती है। मृदा प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मृदा प्रदूषण किस कारण होता है? मिट्टी में कुछ तत्वों या कारकों का हटना या मिलना मिट्टी की उर्वरता और पौधों की गुणवत्ता में कमी को घटाता है, गुणवत्ता को घटाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। पारे से प्रदूषित जल के सेवन करने से कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। अगर पानी में पारा होगा तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। शैवालों की वृद्धि किससे होगी? उर्वरकों के रसायन झीलों तालाबों में पहुंचकर कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं? शैवाल की वृद्धि हो जाती है।
ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई से मापा जाता है? डेसिबल से, जिसका इंडिकेशन होता है डीबी। नाभिक की प्रक्रियाओं में काम आने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के नाम बताइए। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, स्ट्रोनियस आदि रेडियोधर्मी तत्व जो नाभिक की प्रक्रियाओं में काम आते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज में मिलते हैं। यूरेनियम, थोरियम का बहुत बड़ा भंडार हमारे भारत में पाया गया है अभी। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण को किस इकाई में मापते हैं? सीवर्ट नाम की इकाई में मापते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उसमें जो विकिरण फैलता है वो किस इकाई में मापते हैं? सीवर्ट इकाई में। किस रेडियोधर्मी तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा है नष्ट हो जाती है? स्ट्रोनियस तत्व से मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु किस प्रदूषक से हुई है? जो समुद्री जल है उसके ऊपर तैलीय प्रदूषक फैल गया उसके कारण। महानगरों को तापीय द्वीप क्यों कहा जाता है? वाहनों की अधिक संख्या होने के कारण, उत्पन्न गर्मी के कारण। अगला है एमसीक्यू इस चैप्टर के क्वेश्चन। संगमर के संरक्षण का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का होना संगमर को नुकसान पहुंचाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दोहन क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। पोल्यूशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पोल्यूशन भाषा लैटिन से लिया गया है। CO2 का अर्थ क्या होता है? इसमें 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा। तो पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी, हरित गैस प्रभाव और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी होती है और हरित गैस प्रभाव के कारण भी बनती है। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? CO2, SO2, NO2 और इसमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 यहाँ फिर आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण बचाओ नियंत्रण कानून कब पारित किया था? 1981 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा वायु प्रदूषण बचाओ नियंत्रण कानून 1981 में पारित किया गया। वाहनों से निकलने वाली गंदी गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे निकलती है? ईंधन के अपूर्ण दहन से। वायु प्रदूषण को कैसे घटाया जा सकता है? सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, पानी से, कोई नहीं, वृक्ष लगाकर। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दफ्तर कहाँ है? भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब। दिल्ली में है इसका। मिनीमाता रोग किस वजह से होता है? पारा, शीशा, कैडमियम, कैल्शियम। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10। इसके हम देखेंगे 1 लाइन क्वेश्चन। सब्जियों के छिलके, फल इत्यादि का कचरा किस श्रेणी में आता है? कार्बनिक अपशिष्ट में। कौन से अपशिष्ट को निस्तारण से पहले उपचारित करना चाहिए? अवशिष्ट कचरे को। विषाशक अपशिष्ट में कौन सा कचरा आता है? पुरानी दवाइयाँ हो गई, पेंट हो गया, बल्ब इत्यादि क्या है? विषाक्त अपशिष्ट में आता है। पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट में कौन सा कचरा आता है? कागज, धातु इत्यादि आता है। पुनरुपयोग किसे कहते हैं? जब कचरे को उसी रूप में बिना साफ किए दोबारा प्रयोग किया जाए तो पुनरुपयोग बोलते हैं। पृथक्करण, अलग करना। संकटदायी अपशिष्ट को गैंग, संकटदायी अपशिष्ट से अलग करना ढंग को क्या बोलते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। MCQ क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 के? निम्न में से कौन सी अपशिष्ट कटौती विधि नहीं है? प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट साधारण, अपशिष्ट पृथक्करण और लैंडफिल निस्तारण क्या है? इसमें आएगा लैंडफिल निस्तारण। अपशिष्ट कटौती की विधि नहीं है। अस्पतालों के विषैले कचरे को निपटान कैसे किया जाता है? लैंडफिल निस्तारण से। अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, स्थूलन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? आपक प्रसंस्करण के अंतर्गत। फल सब्जी के छिलके किस प्रकार में आते हैं? अभी पढ़ा था, कार्बनिक अपशिष्ट में आते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए भारत में कौन सी विधि है? ये जलाना, नदी में फेंकना कचरे के, नगर के कचरे के साथ। तो ये अब भारत में क्या है? औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण का तरीका है। औद्योगिक अपशिष्ट क्या करते हैं? नदी के साइड में लगाते हैं, जो अपना सारा अपशिष्ट है वो डायरेक्ट नदी में डाल देते हैं, बिना प्रोसेस किए, उसको बिना सही किए, बिना साफ किए उस कचरे को जला देते हैं और नदी में फेंक देते हैं, या नगर के कचरे के साथ कूड़ेदान में उसको डाल दिया जाता है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 11, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्षा का जल जिसमें अम्लों की मात्रा बहुत होती है क्या है? अम्लीय वर्षा हुई। नए भूभागों में वृक्षारोपण करना वनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक स्वप्नों के उपभोग को क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद। पर्यावरण संरक्षण की मनुष्य की जिम्मेदारी कौन नियत करता है? पर्यावरणीय नीतियाँ, पर्यावरणीय संरक्षण का नियम संग्रहण। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 15 डिग्री सेल्सियस पर संयुक्त मिश्रण क्या है? का संतुलन बिगड़ने की दशा को क्या कहते हैं? भूमंडलीय उष्मन। समूचे विश्व में क्या है? तापक्रम का बढ़ जाना। ओजोन गैस की परत का घिसना या क्षरण क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र। भूमिगत जल का स्तर पुनः बढ़ाने और वर्षा जल का भंडारण संग्रहण करके अधिकतम तुष्टि गुण पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण।
भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का अपकर्षण न करके वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। भूमि में सोडियम की मात्रा को घटाने के लिए कौन सा रसायन डालना चाहिए? जिप्सम। वन विनाश, अति उत्खनन, अतिचारण जैसे कार्य क्या कहलाते हैं? मानव विज्ञानिक कार्य है। वायुमंडल से ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? सौरमंडल। वायु जो पृथ्वी के पहली लेयर है ऊपर वायुमंडल में से क्या बोलते हैं? सौरमंडल। इसमें पर्यावरणीय जो जितने मौसमी कार्रवाई होती है वो सारी सौरमंडल में होती है। सौरमंडल की औसत परतों की ऊंचाई क्या है? ये है सौरमंडल की नहीं आएगी, समताप मंडल की आएगी। तो ये इसका क्या आएगा? समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो क्या है? समुद्र की सतह से 20 से 26 किलोमीटर के बीच क्या है? ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या है? समताप मंडल लेयर में मिलती है। मिश्रित रसायनों के एक समूह का नाम लिखो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका राइट आंसर होगा। CFC क्लोरो, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है और क्या काम आता है? ये एक मिश्रित रसायनों का समूह है जो रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है। आदि में शीतलन का कार्य, उसमें क्या है? ठंडक का कार्य करता है। ये रेफ्रिजरेटर में मिलेगा, AC में मिलेगा, ये जो विमान उड़ते हैं उसके धुएं में मिलता है। अम्लीय वर्षा क्या है और इस कितनी मात्रा घातक है? जब जल में नाइट्रोजन गंधक के ऑक्साइड लगातार घुलते रहते हैं और नाइट्रिक और गंधक अम्ल बनाते हैं, वर्षा के जल को विषैला बना देते हैं। ऐसे जल की वर्षा होना अम्लीय वर्षा है। वर्षा जल का pH मान 5 से नीचे उतरने पर यह वर्षा जीव जंतु, भूमि, प्राचीन स्मारकों आदि के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। अगर क्या है? वर्षा का जल का pH मान 5 से नीचे चला जाए तो वो अम्लीय वर्षा होगी। ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? 20 से 26 किलोमीटर पर, सौरमंडल में नहीं, समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसमें ये दिया नहीं गया है, पिक्चर ऐड नहीं की गई, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। अम्लीय वर्षा का रासायनिक संगठन यह आएगा नहीं एग्जाम में। ग्रीन हाउस गैसें, हरित गैसें, ग्रह गैसें किन्हें कहते हैं? भूमंडल के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित करने वाली गैसों का एक मेल क्या है, जिसमें ये गैसें पाई जाती हैं, जो ऊपर मैंने करा चुका हूँ। जलवायु में परिवर्तन, हवा पानी में बदलाव क्या है? किसी एक इलाके विशेष के भौतिक और पर्यावरणीय घटकों की 30 वर्ष की अवधि में आने वाले बदलाव। जैसे एक क्षेत्र में क्या आ गया? सूखा, जबकि दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। एक स्थान पर गर्मी है तो दूसरे स्थान पर ठंड है। तो क्या है? ऊंचे अधिकांशों पर स्थित क्षेत्रों में यह परिवर्तन जल्दी जल्दी होने लगता है। सतत विकास क्या है? एक पीढ़ी क्या है अभी जो प्रेजेंट में है वो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित हो, तो उन्हें बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, तो क्या है? सतत विकास है। अब इसमें क्या है? 1992 में ब्राजील में हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के सम्मेलन में इस विषय पर पहली बार चर्चा की गई थी। ऊर्जा के अभाव से संबंधित समस्या कैसे हल हो सकती है? सौर विकिरण, पवन शक्ति, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय शक्ति, जैव समूह ऊर्जा, प्रदूषण रहित नवीकरणीय योग्य संसाधनों को विकसित करके इसका समाधान किया जा सकता है। ऊर्जा के सीमित एवं नवीकरणीय रहित संसाधनों पर साझेदारी से उपयोग करके बर्बादी पर रोक लगाकर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके सबसे पहले तथा शेष आवश्यकता को परंपरागत स्रोतों का आंशिक उपयोग करके इसे पूरा किया जा सकता है। भूमंडलीय जो ऊष्मा है उसके बुरे परिणाम क्या है? समुद्र तल का बढ़ना, भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है, पारिस्थितिकीय असंतुलन बन जाता है, कृषि में कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरता प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव आते हैं। भूमंडलीय ऊष्मा को रोकने के उपाय क्या है? जन्म दर, जनसंख्या पर कंट्रोल करके, नए क्षेत्रों में वनों को लगाकर, वृक्षों को काटने, अगर काट रहे हो तो उस पर या तो रोको, या जो काट रहे हो उस पर दोबारा पौधे लगाओ। CFC का उत्सर्जन कम करके, मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करके, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करके। इसके MCQ क्वेश्चन कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है क्योंकि पेड़ों की संख्या कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में संतुलन कम होगा और तापमान में वृद्धि होगी। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% है। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? CH4, जिसे मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस। पिछली सदी के पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो पिछली सदी से 0.8 डिग्री सेल्सियस। भारत का कौन सा देश कार्बन नेगेटिव रूप में जाना जाता है? तो भूटान। कौन सा पड़ोसी देश आएगा? तो इसका आंसर होगा भूटान। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऊपर मैंने देखा था कि सौर मंडल लिख रखा था, तो ये गलत है, ये नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। और ओजोन परत क्या है? 20 से 26 किलोमीटर की
पृथ्वी की सतह से पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट मिलकर ओजोन गैस के सूत्र को बनाते हैं, O3 बोलते हैं। मिस्टर ओजोन के नाम से मशहूर भारतीय कौन है? प्रोफेसर KR रामनाथ आएगा। 1997 में जलवायु परिवर्तन का जलसा संगठन कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। कौन सी परत हमें खतरनाक UV रेज से बचाती है? तो ओजोन गैस। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ बेसिक नॉलेज मिलती है, जिससे हम क्या है बच्चे से पढ़ाएंगे और कॉलेज महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाएंगे तो क्या है लोगों को समझने में आसानी होगी। बच्चे क्या अपने माँ बाप को बताएंगे, अपने भाई बहन को बताएंगे, कम कचरा फैलाएंगे, कम प्रदूषण फैलाएंगे। तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं एग्जाम के हिसाब से करा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक इसकी बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि जैव विविधता क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपाय क्या है, सब कुछ उसमें बताया गया है। अगला है खंड 4 जो कि लास्ट खंड है। इसमें चैप्टर नंबर 12 है पर्यावरण नियमावली क्या है। तो इसमें 1985 में वियना समझौते किस परत के लिए हुआ था? तो ओजोन परत को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन परत के लिए टॉपिक कौन सा है, किस समझौते में बात हुई थी? 1985 में वियना समझौते में इसके बारे में बात हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 1997 किस देश में हुआ था? क्योटो जापान में हुआ था, जो लास्ट चैप्टर में भी किया था। CPCB की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। प्रथम वन अधिनियम कब बनाया गया? 1927 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980 में। दिल्ली सरकार ने रंगदार प्लास्टिक थैलियों पर पाबंद कब लगाया? 2009 में। जैव अपहरण को रोकने के लिए विधान कब बनाया गया है? 2000 में। इसके MCQ क्वेश्चन क्या आएंगे? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? 48 अनुच्छेद क्या है भारत में पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ था? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। स्टॉकहोम समझौता किस वर्ष हुआ? 1972 में। तो ये 1972 में कौन सा समझौता हुआ? स्टॉकहोम में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये बार बार हम कर चुके हैं। 1997 में हुआ जापान में। वियना संधि का संबंध किससे है? कार्बन का उत्सर्जन का कम करना। और अगला है ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। जैव अपहरण को रोकने के लिए किस अधिनियम का प्रावधान है? तो इसमें आएगा जैव अधिनियम 2000 का। चैप्टर नंबर 13 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके देखते हैं 1 लाइन क्वेश्चन। लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या अनुपात है, लिंग अनुपात है। जनसंख्या में वृद्धि का आकलन किस विषय के अधीन किया जाता है? जनसंख्या में वृद्धि का आकलन तो किया जाता है जनानी की विषय के अधीन किया जाता है। जनसंख्या आधार क्या है? एक निर्दिष्ट समय के भीतर एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र या संख्या। उदाहरण प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य, कितने पशु और कितने वन प्रति एकड़ में पाए जाते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। उसमें वृक्षों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व है। आदमियों की संख्या, जीवों की संख्या, पशुओं की संख्या, सभी प्रकार के। आयु विरचना क्या है? विभिन्न आयु समूहों के जीवों की सापेक्ष प्रचुरता की आयु विरचना है। धनात्मक वृद्धि क्या है? पॉजिटिव जनसंख्या का बढ़ना धनात्मक वृद्धि है। ऋणात्मक जनसंख्या घटना शून्य वृद्धि, ना जनसंख्या बढ़ी ना घटी, शून्य वृद्धि हुई। जैव संभावताएं क्या है? जनसंख्या में अंतर्निहित वह शक्ति जो पर्यावरण के अनुकूलतम दशाएं बढ़ाने का कार्य करती हैं, जैव संभावताएं कहलाती हैं। निर्वाह क्षमता क्या है? एक परिस्थिति के पर्यावरण की वह निर्वाह शक्ति जिसमें निश्चित प्रजातियां विद्यमान दशाओं में अनुकूलन कर सकती हैं, निर्वाह क्षमता कहलाती है। उद्वासन क्या है? एक क्षेत्र विशेष की स्थानीय जनसंख्या में कुछ लोगों के प्रतिकूल दशाओं के कारण दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाना उद्वासन है। भारत में कई लोगों को क्या है, अरब देशों में उद्वासन हो गया है। अप्रवासन क्या है? एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाना। जैसे बिहार राज्य के कई लोग क्या है पंजाब में जाकर बस गए हैं, दिल्ली में बस गए हैं, तो मतलब महानगरों में जाकर बस गए, हैदराबाद, बेंगलोर, सभी जगह बसे हुए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? अप्रवासन। 2001 की जनगणना के अनुसार संसार भारत जो टोटल वर्ल्ड है उसकी जनसंख्या में भारत का हिस्सा क्या है? 15.6%, लगभग 16% है, जो कि आज और बढ़ गया है। वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है? तो इसी वर्ष में क्या हुआ था, जनसंख्या की दर एकदम बढ़ने लगी थी, तो 1981 में इसे क्या है, जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है।
जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर गिर गई है, लोगों को अप्रत्याशित आयु का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। जनसंख्या विकास के वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? एक, जनसंख्या की गणितीय अभिव्यक्ति अथवा जनसंख्या के अंक में ही बताना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, अवग्रहण और मृग शावकों का विकास चक्कर। जनानिकी किसे कहते हैं? जो हमने पीछे पढ़ा था, जनसंख्या गणना का विषय है, जनसंख्या के बारे में डिटेल में पढ़ना जनानिकी विषय के अंदर आता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अधिकार जनानिकी कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन, आयु विरचना जैसी विशेषताओं जनसंख्या वितरण कहलाती है। जनसंख्या की कौन सी विशेषताएं हैं? तो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, आयु विरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि का वक्र, निर्वाह क्षमता, ये जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं हैं। अगला है जनसंख्या आकार से आप क्या समझते हैं? वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या का आकार क्या था? तो 2001 में 1.027 अरब थी। जनसंख्या वृद्धि के 3 रूप कौन से हैं? धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक, जिसमें जनसंख्या बढ़ती है, इसमें ऋणात्मक घटती है, शून्य में समान रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। एक क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्भर करती है? जैव संभाव्यता शक्ति, पर्यावरण का प्रतिरोध, समय। मानव जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है? 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं। 2 लाख प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 80 लाख हर महीने बढ़ रहे हैं। 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विकास पर नियंत्रण कैसे मुमकिन किया जा सकता है? लोगों को पढ़ा लिखा कर, शादी की उम्र को बढ़ाकर, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाकर, गर्भ निरोधक दवाओं के बारे में जानकारी देकर, या लोगों में फ्री बांट कर। मानव सेहत से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? मानव सेहत में तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नजरिए से सुखपूर्वक और पूरी तरह रोग मुक्त रहने की स्थिति सेहत। इसके क्षेत्र में शरीर मन का तंदुरुस्त रहना, सामाजिक नजरिए से अच्छे सामाजिक पदों पर होना, अच्छा घर का होना, अच्छे पड़ोसी का होना, अच्छे वातावरण का शामिल होना, ये क्या है? मानव सेहत के अंडर आते हैं। अच्छी सेहत के क्या लाभ हैं? तो ये नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से एमसीक्यू क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, केरल है इन ऑप्शन टाइप में। भूस्खलन, भूकंप इत्यादि की आपदाओं किस श्रेणी में आते हैं? भौगोलिक श्रेणी में आते हैं, भूस्खलन और भूकंप। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। वर्ष 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 135.7 करोड़। कौन से वन सुनामी से बचाते हैं? मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर होगा। भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। कितने रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया है? साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1970 में। अब है लास्ट चैप्टर इस बुक का, जिसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर, ये हमारी बुक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉलम और ए और बी का मिलान करो। तो मानव केंद्रित और पर्यावरण केंद्रित है, तो इसमें क्या आएगा? पहले का मैच है दूसरे के साथ। ख, मानव श्रेय क्या है? मानव केंद्रित विचार क्या है? विचारधारा है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है पर्यावरण केंद्रित विचारधारा क्या बोलती है? सभी सजीव और निर्जीव महत्वपूर्ण है। दूसरा है करुणा, सम्मान, अहिंसा किस धर्म के सिद्धांत हैं? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये है बौद्ध धर्म के। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए। एनवीस का निर्माण किसने किया था? ENVIS, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका निर्माण किया था। शिक्षा के कौन से स्तर पर अधिक महत्व, जागरूकता और संरक्षण की आवश्यकता है? प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं होता, वो शुरू से सीखता है और वो अपनी विचारधारा को इससे आगे बढ़ाता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर इंपॉर्टेंट है। भोजन व पदार्थों को परखने की सलाह किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में। अब देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के। अपने शब्दों तथा खाने पीने पर संयम रखने की सलाह किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में। और सिनिएटिक जैसे कि चीनी जापानी दर्शन किससे संबंधित है? प्रकृति से। एनवीस का निर्माण किस समिति ने किया? अभी बताया है मैंने ऊपर, किस मंत्रालय ने किया है? पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने। कौन सी धर्म से प्रकृति को माँ समझा जाता है? तो हिंदू धर्म में प्रकृति को माँ समझा जाता है। करुणा, अहिंसा, सम्मान किस धर्म के सिद्धांत हैं? बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये जो कंप्लीट बुक है यहीं पर खत्म हुई। इसमें हमने क्या है, इस बुक के लास्ट ईयर के और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 1 लाइन क्वेश्चन
हमने डिटेल में जान लिए हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अगली वीडियो ओनली एमसीक्यू पर लाने वाला हूँ, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। उसको पढ़कर और इस बुक को पढ़कर आप आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में बुक में जानना है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप क्या है हमारे चैप्टर वाइज जो वीडियो दे रखी है उनको जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में इग्नू के शॉर्ट असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप फ्री में इग्नू शॉर्ट असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं।